हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। और कैसे हैं आप सब लोग। आज कंप्यूटर की 12th क्लास है और आज की क्लास में हम मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीपीयू का पढ़ा था। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। जो सीपीयू होता है उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, उसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मेमोरी का डायग्राम पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मेमोरी क्या होता है। डाटा को प्रोसेसिंग करने से पहले और प्रोसेसिंग करने के बाद मेमोरी यूनिट में सेव किया जाता है। ठीक है, डाटा को प्रोसेसिंग करने से पहले और प्रोसेसिंग करने के बाद मेमोरी यूनिट में सेव किया जाता है। ठीक है, तो मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, उसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और उसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और बेकिंग स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो ये नेम जो है आपने लर्न कर लेने हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी यह कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है। यह कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी है। डाटा को प्रोसेसिंग करवाने से पहले प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है। डाटा को प्रोसेसिंग करवाने से पहले प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में हम जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं उसे टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है यह कंप्यूटर की एक स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। डाटा को प्रोसेसिंग करवाने के बाद सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो पहले होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, यह कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है। डाटा को प्रोसेसिंग करवाने से पहले प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। डाटा को प्रोसेसिंग करवाने के बाद स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की होती है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल मेमोरी जो है कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है। इसमें लिखा हुआ डाटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, यह कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें लिखा हुआ डाटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जाती है। ये इन लाइंस के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपने लाइंस पढ़ लेनी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी एक्सप्लेन में हम इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। जो सिर्फ एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है यह कंप्यूटर की एक स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें लिखा गया डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑन ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि यह कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने डाटा कंप्यूटर में लिखा होता है, अगर पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाती है तब भी वो डाटा सुरक्षित रहता है, यानी कि इरेज नहीं होता है। तो प्राइमरी मेमोरी 2 होती है, 2 टाइप की होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, उसके बाद आई हमारी वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपने फुल फॉर्म्स भी याद कर लेनी है। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें वह सब डायरेक्टली स्टोर हो जाता है। जो भी कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं उसे रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टोर किया गया डाटा किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें वह सब डायरेक्टली स्टोर हो जाता है। जो भी कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है इसे रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टोर किया गया डाटा किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जब भी सीपीयू को प्रोसेसिंग करने से पहले डेटा की आवश्यकता होती है, जब भी सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है, वह डेटा को रैम से
लेता है, ठीक है। जो भी डेटा लेता है सीपीयू वो कहाँ से लेता है, रैम से लेता है। हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर में यदि हमें कोई भी प्रोग्राम को रन करना है तो उसका रैम में होना ज़रूरी है, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए रैम पर डिपेंड होता है। इसलिए यूज़र के द्वारा रन किए जाने वाला कोई भी प्रोग्राम हमेशा रैम में लोड होते हैं। यदि किसी कंप्यूटर में रैम ना हो तो कंप्यूटर को रन नहीं किया जा सकता, इसलिए कंप्यूटर में जो है वो रैम का होना ज़रूरी है। अगर रैम कंप्यूटर में नहीं होगी तो किसी भी प्रोग्राम को हम लोड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रैम 2 टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की रैम में वह डाटा स्टोर रहता है जो सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए करंटली यूज़ नहीं कर रहा होता, लेकिन उससे पहले प्रोसेस किया गया होता है। इस प्रकार की रैम में डाटा बार बार रिफ्रेश नहीं होता। इस प्रकार की रैम में वह डाटा भी स्टोर रहता है जो सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए करंटली यूज़ नहीं कर रहा होता, ठीक है। स्टैटिक रैम में वह डाटा भी स्टोर रहता है जो सीपीयू करंटली यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन उससे पहले प्रोसेस किया गया होता है। इस प्रकार की रैम में डाटा बार बार रिफ्रेश नहीं होता है। डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की रैम में केवल वही डाटा रहता है जो करंटली प्रोसेस किया जा रहा होता है और प्रोसेसिंग के बाद वह डाटा इसमें स्टोर नहीं होता है। इस प्रकार की रैम का डाटा बार बार रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश किया जा सकता है या रिफ्रेश होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोम। तो हमने मेमोरी में क्या पढ़ लिया है, मेमोरी में हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ ली, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ ली। मेमोरी होती है डाटा को प्रोसेसिंग करने से पहले और प्रोसेसिंग करने के बाद मेमोरी यूनिट में सेव किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है। प्रोसेसिंग करवाने से पहले डेटा को प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी या कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। डाटा को प्रोसेसिंग करवाने के बाद सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी 2 होती है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें लिखा हुआ डाटा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई दी जा रही है। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है यह कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें लिखा गया डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी सुरक्षित रहता है। वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें वह सब डायरेक्टरी स्टोर हो जाता है जो कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इसे रैंडम एक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टोर किया गया डाटा किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी लर्न करने में। बस आपने ये 1-2 बारी पढ़ लेना है, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। जब भी सीपीयू को प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा की आवश्यकता होती है वह डेटा को रैम से लेता है। कहाँ से लेता है, रैम से लेता है। हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर में यदि हमें कोई भी प्रोग्राम को रन करना है तो उसका रैम में होना ज़रूरी है, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए रैम पर डिपेंड होता है। इसलिए यूज़र के द्वारा रन किया जाने वाला प्रोग्राम हमेशा रैम में लोड होते हैं। यदि किसी कंप्यूटर में रैम ना हो तो कंप्यूटर को रन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो रैम होती है हमारी वो 2 टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। जो एस रैम होती है वो होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की रैम में वह डाटा भी स्टोर रहता है जो सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए करंटली यूज़ नहीं कर रहा होता, लेकिन उसने पहले उसे प्रोसेस किया होता है सीपीयू ने, ठीक है। इस प्रकार की रैम में डाटा बार बार रिफ्रेश नहीं होता। जो डी रैम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की रैम में केवल वही डाटा रहता है जो करंटली प्रोसेस किया जा रहा होता है और प्रोसेसिंग करने के बाद वह डाटा इसमें स्टोर नहीं होता। इस प्रकार की रैम का डाटा बार बार रिफ्रेश होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें रिटन डाटा को केवल रीड किया जा सकता है तथा कुछ भी राइट नहीं किया जा सकता, ठीक है। रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें रिटन डाटा को केवल रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है तथा कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। यह कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी होती है। जो रोम है वह कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर की स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस जो होती है वो रोम में होती है। जो भी कंप्यूटर की स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, रोम में होती है।
रोम एक सिलिकॉन की चिप है जो मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। रोम एक सिलिकॉन की चिप है जो मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या निर्माण प्रक्रिया के समय रोम में लिखे गए डाटा को फर्मवेयर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या निर्माण के समय रोम में लिखे गए डाटा को क्या कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या निर्माण प्रक्रिया के समय रोम में लिखे गए डाटा को फर्मवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए रोम के द्वारा एक प्रोग्राम रन किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए रोम के द्वारा एक प्रोग्राम रन किया जाता है, उसे BIOS कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जब भी कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो जो CPU होता है वो अपने आप में एक टेस्ट लेता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने लर्न कर लेना। जो भी ये मैंने पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हैं इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जब भी कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो CPU अपने आप में एक टेस्ट लेता है, पोस्ट, उसे पोस्ट कहते हैं, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। जो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट प्रोग्राम रोम के द्वारा रन किया जाता है। तो रोम में जो भी ये पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाया है ये आपने सब लर्न कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है, रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें रिटन डाटा को केवल रीड किया जा सकता है तथा कुछ भी राइट नहीं किया जा सकता। यह कंप्यूटर की एक परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर की जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रोम में होती है। रोम एक सिलिकॉन की चिप है जो मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या निर्माण प्रक्रिया के समय रोम में लिखे गए डेटा को फर्मवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए रोम के द्वारा एक प्रोग्राम रन किया जाता है, उसे BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो CPU अपने आप में एक टेस्ट लेता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसे पोस्ट कहते हैं। पोस्ट प्रोग्राम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम रोम के द्वारा रन किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट प्रोग्राम किसके द्वारा रन किया जाता है, तो जो पोस्ट प्रोग्राम है वो रोम के द्वारा रन किया जाता है, रीड ओनली मेमोरी। अब हम पढ़ते हैं बूटिंग का। ठीक है, बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है हमारी वार्म बूटिंग। पहली बार जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब फर्स्ट टाइम हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया को, कई बार लाइट वगैरह चल जाती है या फिर कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, या फिर कई बारी कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता है, तो जो कंप्यूटर को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। जब हम पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। ठीक है, और जब कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया होती है उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल भाषा है। ठीक है, बूटिंग की। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो तरह की होती है। कोल्ड बूटिंग, पहली बार जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और जो कंप्यूटर को रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया होती है उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो रोम का हमने ये ऊपर पढ़ लिया है। अब जो रोम होती है वो तीन तरह की होती है। ठीक है, पी रोम, EP रोम और EEP रोम। सबसे पहले तो आपने इसकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। ठीक है, पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक ऐसी मेमोरी होती है। पहले तो सबसे फुल फॉर्म ही पूछी जाती है कि पीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपने याद रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें केवल इंस्ट्रक्शन एवं प्रोग्राम को राइट किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एवं प्रोग्राम को राइट किया जा सकता है, लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम राइट किए जाते हैं उन्हें इरेज नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें इंस्ट्रक्शन एवं प्रोग्राम को राइट किया जा सकता है, लेकिन जो भी इंस्ट्रक्शंस एवं प्रोग्राम राइट किए जाते हैं उन्हें इरेज नहीं किया जा सकता। EP रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम नया प्रोग्राम राइट कर सकते हैं तथा राइट किए गए प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है।
इरेज करने से पहले प्रोग्राम को मदरबोर्ड से चिप को बाहर निकालना पड़ता है। अगर हम प्रोग्राम को इरेज करना चाहते हैं तो जो हमारा मदरबोर्ड होता है वहाँ से चिप को बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हम नया प्रोग्राम राइट कर सकते हैं तथा राइट किए गए प्रोग्राम को इरेज भी कर सकते हैं। प्रोग्राम को इरेज करने के लिए मदरबोर्ड से चिप को बाहर निकालना पड़ता है। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें प्रोग्राम को इरेज करने के लिए मदरबोर्ड से चिप को बाहर नहीं निकालना पड़ता, ठीक है। तो ये आपने लाइंस याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं ALU। ALU का हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, पर मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो ALU की फुल फॉर्म पूछते हैं। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कई बारी 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें लॉजिकल यूनिट भी दिया होता है, ठीक है। अगर लॉजिकल यूनिट होगा तो वो गलत होगा। इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ये CPU का एक पार्ट है, ठीक है। और मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। CU क्या होता है, CU है एक कंट्रोल यूनिट। जब हम डाटा को इनपुट करते हैं तो वह सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। जो भी हम डाटा CPU में इनपुट करते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। इनपुट किए गए डाटा को जब कंट्रोल यूनिट से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फैचिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि जब इनपुट किए गए डाटा को CU से ALU में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उससे क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को फैचिंग कहते हैं। इनपुट किए गए डाटा को जब मशीनी भाषा में बदला जाता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीनी लैंग्वेज समझता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे एनकोडिंग कहते हैं। इनपुट किए गए डाटा को जब मशीनी भाषा में बदला जाता है तो इसे एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने रैम और रोम पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी के ये पार्ट्स होते हैं, और प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मेमोरी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।